नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन, जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें हम गांव किसान के साथ खेत खलिहान की बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है किसानों की आमदनी बढ़ाने की, ऐसी खास और नवीन जानकारियां किसान भाइयों तक पहुंचाने की जिसके ज़रिए वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसी जानकारियां आपको दी जाती हैं कि आप अपने पशुओं का, अपनी फसलों का ध्यान रख सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे जाड़ों में पशु प्रबंधन की। और आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के बैरसिया में नवी बाग स्थित कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में, कृषि महाविद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक खास विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूं। डॉक्टर तेजस्वरी सातपुते जी जुड़ी हुई हैं। आप कृषि वैज्ञानिक हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। तो जैसा कि किसान भाइयों आज हम बात कर रहे हैं जाड़ों में पशु प्रबंधन की, तो मैम सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि बदलते मौसम का दौर है और ठंड का सीज़न भी आ गया है। ऐसे में पशुओं की आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जैसा कि आपने पूछा कि सर्दियों में पशुओं की आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अगर पशुशाला के निर्माण की बात करें तो पशुशाला का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि जो लॉन्ग एक्सिस है, जो लंबाई वाला भाग है पशुशाला का, वो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर होना चाहिए, ताकि जब सूर्य की किरणें दोपहर में सीधी तौर पे पशुशाला के अंदर गिरे, जिससे कि सर्दियों में जो पशुशाला गीली हो जाती है, फर्श गीला हो जाता है, वो सूख सके और सूर्य की किरणों से जो डिसइंफेक्शन भी होता है पशुशाला में। इसके अलावा अब हम दीवारों की बात करें तो जो उत्तर दक्षिण में जो दीवारें बनाते हैं वो पूरी होनी चाहिए और साथ में हवादार होना चाहिए। तो पशुशाला में हवादार होने के लिए रोशनदान हो और खिड़कियां हो। तो खिड़कियों में ये कोशिश होनी चाहिए हमारी कि जो हवा है सीधे पशुओं पर न लगे, क्योंकि शीतलहर में ठंडी हवा पड़ने से पशुओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो डायरेक्ट हवा जो पड़ रही है पशुओं के शरीर पर, उसे रोकने के लिए हम पर्दे लगा सकते हैं। अब इन पर्दों की व्यवस्था किसान भाई कैसे करें? इसमें जो जूट के बोरे होते हैं या जो त्रिपाल होती है, उसकी सहायता से ये ऐसा हवा को सीधे तौर पर पशुओं पर पड़ने से रोक सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम फ़र्श की बात करें तो जो फ़र्श है कंक्रीट का या ईंट का होना चाहिए, ताकि वो सूखे, ज़्यादा गीला ना रहे, और उस पे हम बिछावन लगा सकते हैं जिससे कि पशुओं को गर्मी मिलती रहे। बिल्कुल मैम, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, यदि फ़र्श की हम बात कर लें तो आमतौर पर देखा जाता है कि कहा जाता है फ़र्श सूखा होना चाहिए, क्योंकि फ़र्श गीला रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे पशु हैं वो उन तक भी ठंड पहुँचेगी और ये भी उम्मीद की जा सकती है या ये भी माना जा सकता है कि बीमारियाँ होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इससे कैसे बचाया जा सकता है? जी, अगर फ़र्श के सूखा होने का बहुत महत्व है पशुपालन में, क्योंकि गीले फ़र्श से जो नमी है डायरेक्टली पशुओं तक पहुंचेगी और जिसके कारण पशु बीमार होंगे। अब जो फ़र्श है उसका मटेरियल किस मटेरियल से आप बनाएं? कुछ किसान भाई हैं जो कि मिट्टी का बनाते हैं, कुछ है जो ईंट और कंक्रीट का बनाते हैं, पर हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो और ऐसा हो कि गीला, जब अगर पशु पेशाब करता है तो वो गीला ना रहे और उसमें ढलान रहे। तो ढलान कितना होना चाहिए? इसे 1:40 के रेशो में ढलान होना चाहिए, ताकि जो भी पशु मलमूत्र त्याग करता है तो वो नीचे ड्रेन की तरफ आए। और अगर कंक्रीट फ्लोर बनाते हैं तो अच्छी बात यह है कि ये समय पे सूख जाता है। और सर्दियों में हमें फर्श में बिछावन लगानी चाहिए। अब बिछावन में हमें क्या लगाना है? 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के मोटाई के पराली लगा सकते हैं, सूखी पत्तियां लगा सकते हैं, या गेहूं का भूसा हम बिछा सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिलेगी। जी, इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या पशुशाला बनाने का कोई वैज्ञानिक तरीका भी रहता है जो हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए?
पशुशाला बनाने का वैज्ञानिक तरीका ये है कि जो आप पशुशाला बना रहे हैं उसमें प्रति पशुओं के लिए जितना स्थान ज़रूरी है वो स्थान उन्हें दिया जाए। जैसे अगर हम गाय की बात करें तो उसे क्लोज स्पेस 3.5 मीटर स्क्वायर लगता है और ओपन स्पेस 7 मीटर स्क्वायर लगता है। उसी प्रकार बफेलो की बात करें तो उन्हें क्लोज स्पेस 4 मीटर स्क्वायर और ओपन स्पेस 8 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार प्रति जो अलग अलग वर्ग के पशु हैं, जैसे कि बछड़े हैं, नवजात बछड़े हैं जो 3 से 6 महीने के हैं या उससे अधिक हैं, सांड है, तो इसी प्रकार जो विभिन्न कैटेगरी के जो पशु हैं उनके आधार पर हमें स्थान देना चाहिए। एक पहले स्थान का हो गया, इसके बाद में है कि जो जगह हम चुन रहे हैं पशुशाला बनाने के लिए वो नॉर्मल से थोड़ी ऊंची जगह होनी चाहिए और जैसे पानी जाने के लिए व्यवस्था है तो ढलान होनी चाहिए ताकि जो पशुशाला से मल मूत्र और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो प्रॉपरली डिस्पोज किया जा सके। चलिए, ये तो आपने हमें वैज्ञानिक जानकारी दी कि आखिर आवास कैसा होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा मैम ये भी देखा गया है कि कई हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो रात के समय पशुओं को बाहर बांध देते हैं, तो क्या ये सुरक्षित है या नहीं है? क्योंकि रात का समय होता है, पशुओं को बाहर बांधना पशुओं की सेहत से खिलवाड़ माना जा सकता है। जी, पशुओं की सेहत के लिए बाहर बांधना हानिकारक है, पर जैसे कुछ किसान हैं जो छोटे किसान हैं जिनके पास बंद बाड़े या पशुशालाएं नहीं हैं, वे बाहर रखते हैं अपने पशुओं को। तो जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में शीतलहर चलती है, कोहरा गिरता है, तो ये पशुओं के लिए हानिकारक है। इससे जो रात में जो तापमान निम्न स्तर पे जाता है तो पशु को ये हानिकारक है। और इससे बचाने के लिए पशुपालक ये कर सकते हैं कि जिनके पास बाड़े की व्यवस्था है वे अंदर ही बांधें, जिनके पास नहीं है वे कुछ टेम्परेरी तौर पे कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि चारों तरफ हवा न लगे, त्रिपाल लगाएं, ऊपर से बोरों से कवर करें या फिर जो सूखी घास है उनको छतों पर डाल दें, जो जिससे कि सीधे तौर पे जो आमने सामने से जो हवाएं आ रही हैं, ठंडी हवाएं, उनको रोका जा सके और जो फर्श है वो भी गीला नहीं होना चाहिए। ये पशुओं के लिए हानिकारक है। जी, इसके अलावा आपसे आहार की हम बात करेंगे। ठंड के मौसम में ये भी देखा जाता है कि किसान भाई जो रहते हैं पशुओं के आहार में वृद्धि करते हैं, तो कितनी वृद्धि करनी चाहिए और उसका वैज्ञानिक तरीका क्या है? जी, पशुओं के आहार में वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों में पशुओं को थोड़े अधिक आहार की ज़रूरत पड़ती है। और ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बाहर का मौसम सर्द होता है और पशुओं को अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए जो खाना पशु खा रहे हैं या जो ऊर्जा हम उन्हें दे रहे हैं उसका कुछ भाग वो अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए उपयोग करते हैं। तो वो जो दूसरी जो शारीरिक क्रियाएं हैं जैसे दुग्ध उत्पादन है, प्रजनन है, इन सब चीज़ों में जो ऊर्जा है उसकी कमी हो जाती है। तो जिसके कारण जिसके दुष्परिणाम फिर हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से कि दूध उत्पादन में कमी, कई बार पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। तो इसे रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि हम 20 से 25% तक आहार सर्दियों में पशुओं का बढ़ा दें। अब जो आहार हम बढ़ा रहे हैं उसमें हम ऊर्जा के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत हमें देना चाहिए। तो ऊर्जा के स्रोतों में हमें जैसे मक्का है, जई है और चने की चने की चूनी है और दलहनी फसलों की चूनी है, उसे हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये तो हमने जानकारी हासिल करी कि आखिर किस तरह से जो सर्दी का सीज़न आता है इसमें पशुओं का आहार बढ़ाना चाहिए और उसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और पशु प्रबंधन को लेकर और भी जानकारियाँ लेंगे। फ़िलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। मैं एक बार पुनः आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर तेजस्वी सातपुते जी, आप कृषि वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले हमने पशुओं के आहार की बात करी, लेकिन ठंड के सीज़न में पशुओं को पानी आखिर कितना देना चाहिए और उसकी क्या सही मात्रा है, ये भी बताइए। जी, आहार के साथ साथ पानी का भी बहुत उपयोग है पशुओं की दिनचर्या में। तो जो पानी है सर्दियों में ठंडा हो जाता है और जो ठंडा पानी है पशुओं की पाचन क्रिया को कम करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि पशुओं को गुनगुना पानी हमें देना चाहिए। गुनगुना पानी मतलब 20 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो, इस तरीके का। और इसके अलावा एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, पशुपालकों को ध्यान रखनी है, वो कि जैसे हौद में पानी भरा रहता है, वे पानी को खाली करते रहें और चलता हुआ पानी दें। जैसे कि हमें पता है, हमने देखा है कि सर्दियों के मौसम में जैसे बोरवेल है, कुएं हैं, इनसे थोड़ा गर्म पानी मिलता है। तो हमें बहते हुए पानी या फिर स्रोतों से तुरंत निकाला हुआ पानी पशुओं को देना है, ना कि रात का रखा हुआ या फिर काफ़ी समय से जो रखा हुआ है वैसा पानी हमें पशुओं को देना चाहिए। और समय कितनी बार देना चाहिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 2 से 3 बार तो दीजिए ही। और इसके अलावा सबसे उपयुक्त ये है कि हमेशा पानी की उपलब्धता पशुओं के पास बनी रहे, ताकि उनका जब भी मन चाहे वे पी सकें। जी, और ये भी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, ठंड के मौसम में ख़ास तौर पर पशुओं को गर्म पानी दिया जाए। इसके अलावा बिल्कुल आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हरे चारे की हम बात कर लें तो हरा चारा देने का भी क्या कोई ख़ास अनुपात है? जी, जो चारा है पशुओं को, हरा चारा, सूखा चारा और जो दाना दिया जाता है, एक अनुपात में दिया जाता है, जो ड्राई मैटर बेसिस पे दिया जाता है। अगर जैसे ये एक साइंटिफिक एक थंब रूल है, पशुपालकों को मैं बताना चाहूँगी कि किस तरीके से अपने पशुओं को आहार दें। जो कुल आहार का 1/3 भाग हमें दाना देना होता है। दाने में आता है चूनी, चोकर, जैसे एनर्जी रिच चीज़ें और प्रोटीन रिच चीज़ें। इसमें हम धान का चोकर ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं और खली, जैसे सरसों की खली हुई, सोयाबीन की खली, ये सारी चीज़ें हम दाने में। और इसके साथ महत्वपूर्ण चीज़ जो दाने में हमें मिलाना है वो है खनिज मिश्रण, जो कि लगभग कुल आहार का 2% होना चाहिए और नमक होना चाहिए। तो ये था 1/3 दाना। अब बाकी जो रहा वो है 2/3, वो हमें चारा देना है। तो चारे में भी हमारे पास 2 क्लासेस होती हैं, एक होता है हरा चारा, दूसरा होता है सूखा चारा। जो हरा चारा है वो 2/3 देना है और सूखा चारा हमें 1/3 देना है। और अगर पशुपालक इस तरीके से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं तो जैसे चारे का 60% भाग आप हरा चारा दे दीजिए, 30% सूखा चारा दीजिए और 10% आप दाना दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पर आवश्यक है कि नमक और खनिज मिश्रण ज़रूर दें अपने पशुओं को। इससे उनकी प्रजनन क्षमता भी बढ़ेगी और जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आजकल पशुपालक देख रहे हैं वो भी कम होगी। बिल्कुल मैम, समस्याओं की बात यहाँ पर करी आपने। ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से मौसम बदलता है, आमतौर पर बीमारियाँ जो पशुओं को वो होती हैं, तो जाड़े के मौसम में या सर्दी के सीज़न में आखिर कौन सी वो आम बीमारियाँ हैं जो पहले पशुओं में देखने को मिलती हैं? जी, पशुओं में सर्दियों के मौसम में जो आम बीमारी हम देखते हैं वो है हाइपोथर्मिया, या फिर जिसमें क्या होता है कि शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे निम्न स्तर पे पशुओं का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो चला जाता है। और इसके कारण जो पशु की शारीरिक क्रियाएं हैं वो बंद हो जाती हैं। और कई बार हाइपोथर्मिया में अगर हम समय पे उपचार ना करें तो पशुओं की मृत्यु भी होती है। इसके अलावा जो सर्दियों में ठंडी हवाएं लगती है, अगर बाहर आप पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं तो एक आम समस्या जो देखने मिलती है वो है निमोनिया की। जी, निमोनिया जो रोग है, इसके लक्षण इस तरीके से होते हैं कि शुरुआत में पशुओं को सर्दी खांसी होगी, पशु का खांसने लगेगा, उनके नाक से स्राव होने लगेगा, साथ में बुखार भी हो जाता है पशुओं को। और इसके आप लक्षण कैसे पहचान कर सकते हैं? एक तो कि अगर उनके नाक से कोई स्राव हो रहा है, खांसी हो रही है और पशु खाना नहीं खा रहा है, आप पशुओं के शरीर को छूकर देखेंगे तो पशुओं का शरीर ठंडा पड़ा होगा। इस तरीके से आप निमोनिया के लक्षण देख सकते हैं। मैम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, यदि धूप की हम बात कर लें तो जाहिर सी बात है कि सर्दियों के मौसम में पशुओं को धूप देना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्या इसका कोई निश्चित समय है कि पशुओं को कितनी देर के लिए बाहर छोड़ना है? जी, पशुओं को धूप की आवश्यकता तो होती है पर कोई निश्चित समय नहीं है। जैसे आप 12 बजे के बाद में धूप आ रही है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए पशुओं को धूप में रख सकते हैं। पर धूप देना, अगर धूप अवेलेबल है
तो धूप ज़रूर दें, जिससे कि पशु अपना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करें और उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। तो मैम, बीमारियों की हमने यहाँ पर बात करी, लेकिन अगर हम बात करें किसान भाइयों की, तो ख़ास तौर पर किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि ठंड के मौसम में थनैला रोग होने की बहुत ज़्यादा संभावना पशुओं में बढ़ जाती है। इस विषय में जानकारी दीजिए। जैसे आपने पूछा थनैला रोग के बारे में कि सर्दियों में थनैला रोग के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, तो सर्दी होगी और थनैला रोग बढ़ेगा, ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पर सर्दियों में जैसे पशुशाला गीली होती है और उससे संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो गीली पशुशाला में जैसे दूध निकालने के बाद हम गंदगी रहती है तो हम डायरेक्टली पशुओं को बैठने दे देते हैं और उसके कारण संक्रमण बढ़ जाता है थनैला रोग का। इसीलिए हमें ज़्यादा संक्रमण देखने को मिलता है। पर सर्दियाँ बढ़ने के कारण थनैला रोग हुआ है, ऐसा नहीं है। अब थनैला रोग जो है, इसकी पहचान कैसे करे पशु मालिक? पशु मालिकों को ये ध्यान देना होगा कि जो दूध है, दूध का रंग परिवर्तित होता है। कई बार दूध पीले रंग का आता है, कई बार खून भी आता है, या फिर दूध में चिचड़े से या थक्के आते हैं। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि पशु को थनैला रोग है। और इसके अलावा जो दूध है, दूध से बदबू भी आती है। तो और जैसे हम थन की बात थनों को देखें तो जब थनैला रोग होता है तो जो थन होते हैं वो उनमें सूजन होती है और छूने में वे गर्म लगते हैं। तो इस तरीके से हम थनैला रोग की पहचान कर सकते हैं। पर जो हमने जो लक्षण देखे, ये थनैला रोग के होने के बाद के हैं। कुछ जैसे कई बार होता है कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस जिसे हम कहते हैं कि आपको लक्षण तो नहीं दिखेंगे पर पशु को थनैला रोग है, तो उसकी जानकारी, उसकी जांच पशु मालिक कैसे करे। उसके पहले भी जैसे आप दूध की बीच में पशु मालिकों को जांच करती रहनी चाहिए, जिससे कि हमें थनैला रोग के पता चल जाता है कि थनैला रोग पशु को है या नहीं है। तो ये तो हमने थनैला रोग की बात करी, लेकिन इसके अलावा यदि हम नवजात बछड़ों की बात करें तो मैम, किसान भाइयों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नवजात बछड़ों का जो सुरक्षा है वो कैसे किया जाए, देखभाल कैसे की जाए। जी, नवजात पशुओं की देखभाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पशुपालन में। जैसे जन्म के तुरंत बाद सबसे ज़रूरी है कि जो पशु जो बछड़ा हुआ या बछड़ी है, नवजात बछड़ा, उसको आप साफ़ करें, सुखाएं। तो सुखाने के लिए आप बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि जन्म के तुरंत 1 घंटे के अंदर ही पशु को जो कोलोस्ट्रम या जो खीस होता है उसे पिलाएं। अब ये खीस पिलाने का भी एक मानक है कि पशु के जो नवजात जो बछड़ा है उसके वज़न का हमें 10% ही हमें खिलाना है और इसे हम 2 से 3 बार खिला सकते हैं पूरे 24 घंटे में। और फिर दूसरी चीज़ है कि जो पशुओं की नाल, जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, उसे भी हमें काटना होता है। तो कुछ पशु मालिक ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली उसे काट देते हैं। तो हमें जो पशु के शरीर से 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर धागे से बांधने के बाद ही पशु वो अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना चाहिए, और साथ में टिंक्चर आयोडीन या फिर पोविडॉन आयोडीन सोल्यूशन का हमें उस पर सोल्यूशन लगाना चाहिए, जिससे कि संक्रमण न फैले। तो बिल्कुल ये माना जा सकता है कि नवजात बछड़ों की देखभाल के लिए आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी और हमारे किसान भाई इसे सही तरह से समझ भी पाए होंगे। इसके अलावा दुधारू पशुओं की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ठंड के सीज़न में, ठंड के मौसम में दूध का उत्पादन कम ना हो जाए, इसके लिए किसान भाई क्या प्रयास कर सकते हैं? जी, दूध का उत्पादन कम ना हो, इसके लिए पशु मालिक ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 20 से 25% हमें थोड़ा ज़्यादा आहार की ज़रूरत है। तो जो आहार हम दे रहे हैं उसमें ऊर्जा के स्रोत हम शामिल करें, जैसे कि गुड़ है या मोलासेस जिसे कहते हैं, उसे हमें इंक्लूड करना चाहिए। साथ में खली, जैसे सरसों की बिनौला खली है, इसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में हमें खनिज मिश्रण भी इंक्लूड करना है। तो ये है आहार में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करें दाने में और कितनी अधिक इंक्लूड करें। इसके अलावा सर्दियों में जैसे जो हरे चारे में हमें ल्यूसन है, बरसीम है और सरसों है, ये हरा चारा आता है। तो हम ये इन चारों को भी देना चाहिए, क्योंकि ये लेग्यूमिनस फॉडर होता है और बहुत ही इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। चलिए मैम, दुग्ध उत्पादन को लेकर तमाम जानकारी आपने बहुत ही सरल तरीके से साझा करी और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इन तमाम जानकारियों को समझे होंगे। आपने कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ठंड में पशुओं के आवास को लेकर हमने बातचीत करी और जाना कि किस तरह से आप अपने पशुओं की रक्षा कर सकते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है खेत और खलिहान से जुड़ी जानकारी देखने का, यानी कि खबरें खेती पर नज़र डालने का।
नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए डालते हैं नज़र आज की कुछ खास किसान खबरों पर। डेयरी विकास के साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएं, पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी। दिसंबर माह के कृषि कार्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के कार्य निरंतर संचालित किए जाएं। दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना चाहिए। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग सभी कार्य सुनिश्चित करें। गत 2 वर्ष में डेयरी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी अर्जित हुई हैं, इन्हें निरंतर कायम रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 25 नवंबर 2025 को मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री लखन पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 1 वर्ष में करीब 1000 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई हैं। साथ ही 585 निष्क्रिय समितियों को गतिशील बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पशु चिकित्सा एक महत्वपूर्ण आयाम है, इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार आवश्यक है। राज्य के पशुधन के मान से चिकित्सक और सेवाभाव स्टाफ की व्यवस्था में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश थीम पर कुशभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि किसी भी शासकीय अभियान की सफलता में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विकास अभियानों में धुरी बनकर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान दिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था समन्वय पर आधारित है। अधिकारियों तथा कर्तव्यों के बीच संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य से पंचायत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिनिधियों को किसान उत्पादक कंपनी, प्रोत्साहन संकुल विकास, एकीकृत कृषि, जैविक संसाधन केंद्र की स्थापना, पोषण सुरक्षा, अंतर्वर्तनीय फसल, उन्नत बीज उपयोग तथा सामूहिक उपार्जन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। बताया गया कि नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 41 जिलों के 69 ब्लॉक में 89 महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देकर ड्रोन प्रदान किए गए। किसान भाइयों को सलाह है कि सरसों के पौधे की उचित संरक्षण और समान बढ़ावर के लिए तथा पौधों की संख्या अधिक हो तो बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई के साथ पौधों की छटाई कर विरलीकरण करें। प्रति वर्ग मीटर लगभग 33 पौधे रखें। सरसों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बुवाई के करीब 25 से 30 दिनों बाद जब पौधे में शाखाएं निकलने लगती हैं तब प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। पौधों में फूल निकलने के समय बुवाई के लगभग 45 से 50 दिनों बाद दूसरी सिंचाई करें एवं कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की उचित दूरी के लिए विरलीकरण करें तथा कम से कम एक बार गुड़ाई अवश्य करें। प्रथम सिंचाई के बाद यूरिया 36 किलोग्राम प्रति हेक्टर का खेत में भुरकाव करें। गेहूं फसल की देरी से बुवाई हेतु MP 120, MP 1203, MP 4010 किस्म का चयन करें। कम पानी की उपलब्धता में JW 3211, JW 3288 और MP 3269 का चयन करें तथा मध्यम पानी की उपलब्धता में HI 8759, MP 3388, HI 8737 आदि की बुकाई कर सकते हैं। चने की फसल में जड़ सड़ने रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है, अतः फसल का लगातार निरीक्षण करते रहें। रोकथाम हेतु मेटोलेक्सिल 4%, मैंको JF 64% दवा 1 से 5 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ों के आसपास छिड़काव करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा या अचानक आए जोखिम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक अच्छी योजना है। किसान इस योजना का लाभ लेकर योजना अंतर्गत नियम अनुसार फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुए
फसल के खिलाफ किसानों द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा की किश्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिससे प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खारिफ और रबी की फसलों को बल्कि वाजिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमने जाना कि ठंड के मौसम में किस तरह से पशु प्रबंधन किया जा सकता है। कई वैज्ञानिक तरीके हमें मिले हैं, जानकारी मिली कि किस तरह से पशुओं का आवास होना चाहिए। इसके अलावा यदि दुग्ध प्रबंधन की हम बात करें और ख़ास तौर पर ठंड में होने वाली बीमारियों की बात करें तो तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप अमल में लाएंगे, जिसके चलते आप अपने पशुओं को ठंड से बचा सकते हैं। तो कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।